लिविंग है कि नॉन लिविंग है? क्या पत्थर लिविंग है नॉन लिविंग है? अच्छा हाँ ठीक है, आपने कहा कि ह्यूमंस जो है वो लिविंग है और जो स्टोन है वो नॉन लिविंग है। आइए लोकोमोशन और मूवमेंट में तो अगर कोई पूछे तुमसे कभी कि व्हाट डू यू मीन बाय द लोकोमोशन और व्हाट डू यू मीन बाय द मूवमेंट, तो आप बता सकते हैं कि मूवमेंट क्या है? अपनी ही जगह पे खड़े रह के हिलना। एग्जाम्पल क्या होता है ये खेल आएगा फिजिक्स में, पर हम यहाँ दोनों को एक ही चीज़ कंसाइडर करते हैं। तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? मैं शशांक HNBGU से आज विक्ट्री डायरेक्शन की तरफ से मैं बायोलॉजी आप सबको पढ़ाऊंगा। ये है क्लास 10th की बायोलॉजी जिसका पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। सो अब बात करेंगे हम लाइफ होती क्या है, कैसे लाइफ के हम आगे काम करते हैं, लाइफ में क्या क्या इसेंशियल चीज़ है, किस चीज़ को अलाइव बोला जाता है, क्या लिव है क्या नॉन लिविंग है, तो ये सब समझेंगे और बड़े प्यारे तरीके से समझेंगे। तो पहले बात करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग की। तो भाई लिविंग और नॉन लिविंग है क्या? दो टर्म्स, लिविंग, दूसरी है नॉन लिविंग। ठीक है, तो सोचिए क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है? क्या हम लिविंग है कि नॉन लिविंग है? क्या पत्थर लिविंग है नॉन लिविंग है? अच्छा हाँ ठीक है, आपने कहा कि ह्यूमंस जो है वो लिविंग है और जो स्टोन है वो नॉन लिविंग है। पर कैसे कहा? क्या रीजन है ये कहने का? क्या देखा तुमने उसमें कि क्यों है ये लिविंग और क्यों है ये नॉन लिविंग? तो यही समझना है हमको इस पूरे चैप्टर में कि लिविंग क्यों कहा गया है और नॉन लिविंग क्यों कहा गया है। हम एक चींटी को बोलते हैं लिविंग और रेत को बोलते हैं नॉन लिविंग। क्यों? कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस आएंगी, देखेंगे क्या क्या मजा आता है। ठीक है, अच्छा जैसा हम यहाँ बात कर रहे हैं लिविंग नॉन लिविंग की, हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर मूवमेंट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कैरेक्टर्स, सबसे पहला कैरेक्टर आपका जो आता है वो आता है मूवमेंट। अच्छा, अब जब आप आगे पढ़ोगे तो मूवमेंट और लोकोमोशन में भी डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है? ह्यूमंस लोकोमोशन करते हैं कि मूवमेंट करते हैं? प्लांट मूवमेंट करते हैं कि लोकोमोशन करते हैं? क्या ये टर्म क्या है मूवमेंट और क्या है लोकोमोशन, ये समझते हैं। मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब है हिलना डुलना। ठीक है, हिलना। लोकोमोशन का मतलब है कहीं जाना। जैसे हम चल पा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? लोकोमोशन। प्लांट्स क्या शो करते हैं? मूवमेंट। ये अंतर है भाई लोकोमोशन और मूवमेंट में। तो अगर कोई पूछे तुमसे कभी कि व्हाट डू यू मीन बाय द लोकोमोशन और व्हाट डू यू मीन बाय द मूवमेंट, तो आप बता सकते हैं कि मूवमेंट क्या है? अपनी ही जगह पे खड़े रह के हिलना। एग्जाम्पल प्लांट्स। लोकोमोशन क्या है? अपनी जगह से कहीं मूव माइग्रेट कर जाना। ये क्या है? लोकोमोशन है। एग्जाम्पल है ह्यूमंस। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका फैक्टर है, तो सेकंड चीज जो आती है ग्रोथ। भाई ग्रोथ है क्या? क्या ये खाली लिविंग्स में होगी कि नॉन लिविंग्स में भी होगी? सोचो जरा, लगाओ दिमाग अपने घुटनों पे। ठीक है, तो ग्रोथ क्या होती है? इंक्रीज इन मास। अब मास क्या होता है और वेट क्या होता है ये खेल आएगा फिजिक्स में, पर हम यहाँ दोनों को एक ही चीज कंसाइडर करते हैं। तो इंक्रीज इन मास इज ग्रोथ।
भाई अब बोलोगे कैसे? प्लांट भी ग्रो करता है सीड से, थोड़ा बड़ा होगा, फिर एट द एंड ट्री बन जाएगा। ह्यूमन भी ग्रो करता है, एक स्मॉल चाइल्ड से लेके एक अडल्ट ह्यूमन तक बन जाता है। यह है ग्रोथ। बट एक ट्विस्ट दो, सपोज एक माउंटेन है और इस माउंटेन में क्या हुआ कि बर्फ पड़ गई, ये बर्फ जम गई। क्या जब तक ये बर्फ पिघली ही नहीं थी, इसमें दोबारा ऊपर से बर्फ आ गई। अरे भाई इसका तो मास बढ़ गया, इसने तो ग्रोथ दिखा दी। क्या हुआ? क्या ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है? ये नॉन लिविंग है, पर ये हमने तो अभी कहा कि ग्रोथ है भाई, कि ग्रोथ जिसमें होगी वो लिविंग हो रहा है। नहीं, क्यों? क्योंकि ये कौन सी ग्रोथ है? इंट्रिंसिक ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ है ये? इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, इंट्रिंसिक मतलब जो अंदर से हो रही है। पहाड़ का भी अंदर से तो ऐसा होता नहीं कि अंदर से पहाड़ में वजन बढ़ रहा है, नहीं, बाहर से डिप्लीट होता है, बाहर से आता है वजन। नाउ आवर थर्ड पॉइंट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन क्या खाली सांस लेना है? तो यहां पे भी दो टर्म्स आती है हमारे पास, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। सो व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन और व्हाट डू यू मीन बाय द ब्रीथिंग? देखो भाई, रेस्पिरेशन जो है ना, इसमें क्या होता है, जब आप सांस लेते हो, अब पहले चलो ब्रीथिंग समझाते हैं। ब्रीथिंग है क्या? आपका सांस लेना और सांस छोड़ना, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, दैट सिंपल इज ब्रीथिंग। बट व्हाट इज रेस्पिरेशन? जब आप ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे और ये आपकी बॉडी में एनर्जी बनाएगा, दैट टाइम इट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अगर आप सिंपली इनहेल एक्सहेल करेंगे वो है ब्रीथिंग। और जब आप ब्रीथिंग करते करते एटीपी फॉर्म होगी या टूटेगी, बनेगी, तो उसको कहेंगे रेस्पिरेशन। नाउ आवर फोर्थ पॉइंट इज रिप्रोडक्शन। What do you mean by the reproduction? Increase in progeny. अपनी जनसंख्या को बढ़ाना ही रिप्रोडक्शन है। और जब आप 12th में आएंगे तो 2 चैप्टर मिलेंगे आपको इसके, और वहाँ बहुत शानदार तरीके से आप समझ पाएंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, क्या जरूरत है, क्यों जरूरी है ये। ठीक है, अब तो अभी तक जो हमने ये 4 चीजें पढ़ी है ना, ये चारों ही क्या थी? लाइफ प्रोसेसेस। यही है हमारी लाइफ प्रोसेसेस। क्या? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, रेस्पिरेशन। और अब हम नई चीज की तरफ जाते हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन? सोचो, बताओ। ये तो क्लास फर्स्ट सेकंड से पढ़ते आ रहे हैं हम कि न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन क्या है? इट सिंपली मीन्स इनटेक ऑफ फूड। जो चीज आप खा रहे हैं वही आपका न्यूट्रिशन है, चाहे उसमें मिनरल्स हैं या नहीं, विटामिन्स हैं या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो आप खा रहे हैं वो आपका न्यूट्रिशन है। और ये न्यूट्रिशन में आती है आपकी बैलेंस डाइट। पर अब न्यूट्रिशन को समझते हैं हम किस तरीके से, कि हमको खाना कहाँ से मिल रहा है, खाना कहाँ से मिल रहा है।
फ्रॉम वेयर वी गेट फूड। अच्छा, हम अभी जब स्टार्ट किया तब से बात कर रहे हैं प्लांट्स और ह्यूमन। क्या प्लांट्स और ह्यूमन एक ही तरह से खाना खाते हैं कि अलग अलग प्रोसेस हैं? कहाँ से उन पर वो एनर्जी आती है? खाने का मतलब ये नहीं है खाली खाना। खाना जो है आपका, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और ये एनर्जी आपकी कहाँ यूज होगी? जितना आप काम कर रहे हैं, इवन आपका हार्ट धड़क रहा है, आप बोल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ये सारी जगह आपकी ये एनर्जी काम करेगी, ना कि आपका खाया हुआ वो फूड। तो ये फूड क्या होगा? ब्रेक होगा किसमें? एनर्जी में। किस प्रोसेस से? रेस्पिरेशन से। कनेक्ट करो हर जगह, हर चीज को। अगर कनेक्ट करना छोड़ दिया, सब बेकार है। इसलिए कनेक्ट करते हुए चलो। तो अब बात करते हैं हम प्लांट्स की। आज पूरा लेक्चर हमारा जाएगा प्लांट्स पे, कि प्लांट का न्यूट्रिशन है कैसा। हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ऑटोट्रॉपिक, नेक्स्ट इज हेट्रोट्रॉपिक। So what do you mean by autotrophic and heterotrophic? ऑटो मतलब जो चलते हैं ना, ऑटो रिक्शास, वो नहीं। ऑटो मतलब खुद से जो खाना बनाए। और ट्रॉपिक मतलब फूड, जो खुद से खाना बनाएंगे उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। फिर हेट्रोट्रॉपिक क्या हुआ? हेट्रोट्रॉपिक वो वे जो दूसरों पे डिपेंड्स होंगे। और हेट्रोट्रॉपिक की अच्छी बात है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। अब वो समझाने चलूँ तो तुम बोर हो जाओगे। तो यहाँ पे हम खाली डिस्टिंग्विश करेंगे ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, जो कहीं दूसरे सोर्स से अपना खाना लेंगे। अब आए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो किसने नहीं पढ़ी है? सब फोटोसिंथेसिस के पीछे पड़े हुए हैं कि फोटोसिंथेसिस है क्या। लिख देते हैं, टाइम पास हो जाएगा तुम्हारा। What do you mean by the photosynthesis? फोटोसिंथेसिस भाई ये प्रोसेस जो है ना, फोटो यानी लाइट और सिंथेसिस यानी फॉर्मेशन। सिंथेसिस तो तुम्हें पता भी है कि कुछ बनना। तो लाइट से अगर कोई चीज बन रही है, वो चीज क्या है? आपका फूड है। इसी चैप्टर को अगर हम डिटेल में पढ़ाने जाते 6 महीने पहले, तो हम बात करते इसमें केमोसिंथेसिस या केमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। पर नहीं भाई, क्यों जाए हम, ना उसने बोर्ड्स में आना है तुम्हारे, ना कहीं काम आना है। हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, जो तुम्हारे काम की चीज भी है, आगे भी काम आएगी। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो है 6CO2। याद से रट लेना, कह रहा हूँ रट लेना। 6CO2 plus 12H2 in presence of chlorophyll and sunlight। याद रखो कहाँ? क्लोरोफिल एंड सनलाइट। अगर इसमें से एक कंपोनेंट भी गया तो खेल खत्म। ये गया, खेल खत्म। ये गया, खेल खत्म। ये सनलाइट गई, खेल खत्म। क्लोरोफिल गया, खेल खत्म। अभी समझाता हूँ क्यों। 6CO2 plus 12H2O give us 6 C6H12O6, 6CO2 and 6H2O। अब भाई कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस कहानी में जो ये लास्ट में 6H2O आता है ना, ये कहाँ से आता है आप सुनो। H कौन सा है? ये वाला। ऑक्सीजन कौन सा है? ये वाला। मतलब कि कुछ अलग ही चीज बन रही है भाई, कुछ अलग ही स्वाद आ रहा है इस चीज का। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आए कि H2 कहाँ से, जो लास्ट में रिलीज प्रोडक्ट होता है कहाँ से बनता है, तो वो H वाटर का, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से बनता है ये H2O। और ये CO2 कहाँ से बनता है? C ये रहा, O ये रहा, O ये वाला है। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से पढ़ो, मजा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी थी, एग्जाम पॉइंट। इस एग्जाम पॉइंट में अब देखो क्या लिखता हूँ मैं।
फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ये रट के चल जाना भाई, बोल रहा हूँ अभी भी। ये तुम्हारे 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। मैं कुछ नहीं बोल सकता कि कितने मार्क्स का इस पे से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में 3 मेन स्टेप्स आते हैं, और ये 3 स्टेप तुमसे शॉर्ट नोट में पूछेगा ही पूछेगा भाई कि 3 इंपॉर्टेंट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी से क्या समझते हो? लाइट एनर्जी कौन सी भी, लाइट एनर्जी ये सनलाइट जो है आपकी, यही लाइट एनर्जी। सबसे पहले स्टेप यही होता है किसी भी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। पहले क्या करेगा? क्लोरोफिल जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, आजा मेरे पास, और फिर ये आगे अपनी अगली प्रोसेस करेगा। और अगली प्रोसेस क्या होगी? इस लाइट एनर्जी को देखो कितना इंटरेस्टिंग है ना, कि कैसे खाना बन रहा है हमारा भाई। इतना अच्छा मैकेनिज्म है ना इस यूनिवर्स का। ह्यूमन बॉडी में आओ, इतना तगड़ा मैकेनिज्म। अगर एक चीज 1 सेंटीमीटर इधर उधर हुई या एक चीज मिस हो गई भाई, पूरी बॉडी खराब, पूरी बॉडी खराब। ऐसी प्लांट्स के केस में भी है कि फूड साइकिल में अगर तुमने एक चीज भी हटा दी, मिस कर दी, कम कर दी, ज्यादा कर दी, पूरी साइकिल खराब। तो नेक्स्ट स्टेप देखो क्या है कि ये लाइट एनर्जी जो है ना, ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्टेड हो जाती है। लाइट एनर्जी किस में चेंज होगी? केमिकल एनर्जी में। और इसी स्टेप में तुम्हारा क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ H2O। जो ये पानी का मॉलिक्यूल है ना, ये टूट जाएगा। इसी स्टेप में हो गए। सेकंड स्टेप में, ये थर्ड स्टेप नहीं है, याद रखना, ये थर्ड स्टेप नहीं है, ये सेकंड स्टेप में आएगा। क्या? स्प्लिटिंग ऑफ H2O। ठीक है, हम कहां से स्टार्ट किए थे कि भाई पहला स्टेप क्या होगा कि ये एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट करेगा। सनलाइट ली, अब ये लाइट एनर्जी में आ गया है, ठीक है। जैसे ये लाइट एनर्जी में आया, ये लाइट एनर्जी क्या हुई? केमिकल एनर्जी में चेंज हुई। और जैसे ये केमिकल एनर्जी में चेंज हुई, ये वाटर का मॉलिक्यूल तुम्हारा टूट गया। कितना इंटरेस्टिंग है। सोचो इस मैकेनिज्म को एक बार विजुअलाइज तो करो कि आपको एक एनर्जी मिली, वो एनर्जी दूसरी एनर्जी में चेंज हो गई, और उस एनर्जी से आपका एक कंपाउंड टूट गया। और थर्ड स्टेप जो आता है आपका इसका, रिडक्शन ऑफ CO2। रिडक्शन ऑक्सीडेशन तो पढ़ा ही होगा भाई तुमने, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू में तुमने रिडक्शन ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड स्टेप क्या कहा हमने? रिडक्शन ऑफ H2O, ठीक है। अब देखो 3 हमने इंपॉर्टेंट चीजें बोली। अब मैं फिर तुमको दोबारा ये एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल तुम्हारे बोर्ड से, तुम्हारी लाइफ का पूरा एक यूनिट। अगर तुम बायोलॉजी में जाते हो, पूरी एक यूनिट है, एक यूनिट के अंदर 4 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर इस रिएक्शन पे घूमते हैं। BSc में पूरी एक बुक है तुम्हारे पास। तो भाई ये रिएक्शन बहुत तगड़ी है। तो अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। ये रही तुम्हारी रिएक्शन। स्टेप्स क्या क्या है? पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी ली तुमने, कौन सी? सनलाइट, ठीक है। अच्छा, लाइट भी याद रखना, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्लांट हर कोई लाइट नहीं रहता है। वो या तो रेड लाइट लेगा, सबसे ज़्यादा लेगा रेड लाइट, नेक्स्ट लेगा वो ब्लू लाइट, और बाकी जितनी भी लाइटें हैं वो से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आए ना आए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है प्लांट के बारे में। पहला स्टेप था एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी।
सेकेंड स्टेप है ये लाइट एनर्जी क्या होगी, केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज इट्स फॉर्म, ये भी केमिस्ट्री का पार्ट है। नेक्स्ट इसी स्टेप में क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ H2O, ये H2O टूट जाएगा और कैसे हो जाएगा, H और H प्लस O में टूट जाएगा, ठीक है, और ये आगे जाके ये कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, रिडक्शन ऑफ CO2, सॉरी CO2 होगा वहां पे, H2O नहीं CO2, ये CO2 भी टूटेगा और इस CO2 के टूटने पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन क्या होती है, एक प्रोसेस याद है तुमको कि जब H कहीं जुड़ता है तो उसको रिडक्शन बोला जाता है। इस वाले में देखो क्या जुड़ा है H, बिल्कुल जुड़ा है, तो ये क्या है, ग्लूकोज, एनर्जी की फॉर्मेशन आती है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये पूरा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, इसको अपने जो शॉर्ट नोट्स बनाओगे उसमें लिख के रखना, ये जरूर आएगा। फोटोसिंथेसिस में 4 चीजें पढ़ी, CO2, H2O, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। अब इनका क्या काम है, मैंने ये टेबल ऐसे क्यों बनाई होगी, सोचो, लगाओ दिमाग भाई। जब तुम अगर CBSE वाले हो तो एस चांद खोलो और देखो फोटोसिंथेसिस का लास्ट पैराग्राफ क्या है, ये NCERT की लास्ट 4 लाइन क्या है, ये, ठीक है, समझो अब इसको क्या है। चलो पहले इजी चीज पे जाते हैं। तुमने क्या किया, सारे केसेस में एक गमला लिया, ये कॉमन रहेगा, गमला लिया, उसमें एक छोटा सा पेड़ है तुम्हारे पास और इस पेड़ पे सारे एक्सपेरिमेंट होंगे तुम्हारे, ठीक है। पहले में हमने क्या किया, वाटर लिया कि वाटर एसेंशियल है प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए या नहीं। वाटर लिया, हमने क्या किया, इस प्लांट में पहले तो ये बाहर था, इसको हम एक कमरे में लेके आए, ठीक है। कमरे में क्यों लाए होंगे, सोचो कि जो इसका जितना भी स्टार्च है, जितना भी फूड रिजर्व इसमें बचा हुआ है, ये सारा खत्म हो जाए। फिर जब इसका 2 या 3 दिन हमने ये रखा अंदर सनलाइट से दूर, फिर हम क्या किया, इसको फिर सनलाइट में ले गए और उसमें पानी ही नहीं डाला। एक गमले प्लास्टिक के गमले पे रखा हुआ है और उसमें हमने पानी नहीं डाला, वो पौधा आपके 1.5 वीक में खराब हो जाएगा। और बाई चांस नहीं हुआ तो उसका क्या करना, एक लीफ लेना, उसको अल्कोहल में डिप करना और बॉईल करना। अब अल्कोहल में बॉईल तो तुम ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि अल्कोहल में वो जल जाएगा। उसको बॉईल करने के लिए नीचे पानी, एक बीकर लेना, उसमें पानी भरना, उसके ऊपर एक छोटा सा बीकर लेना, उसमें अल्कोहल डालना और ये लीफ को उसमें डाल देना। जब तुम इस लीफ को डालोगे इसका कलर चल जाएगा। और फिर इसमें आयोडीन टेस्ट करना। ये मैं इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये तुम्हारे ब्रेन में रहना चाहिए अगर कहीं पे लॉन्ग आंसर आ गया तो। ये डालोगे, इसके बाद आयोडीन टेस्ट करोगे, और जब तुम आयोडीन टेस्ट करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि इसमें क्या आपका स्टार्च बना ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने पानी नहीं डाला। इसका मतलब ये एसेंशियल, पानी एक एसेंशियल कंपोनेंट है। ये इस एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है सनलाइट। हमने फिर वही अपना पुराना पौधा लिया, फिर हमने यही पुराना पौधा लिया, फिर अंदर रखा इसको। जब स्टार्च निकल गया तो फिर हमने क्या किया, फिर इसको, इस पत्ते को क्या किया, इससे एक प्लांट को बाहर रखा, प्लांट को बाहर रखा और एक क्या किया, एल्यूमिनियम का फॉइल जो होता है उसका एक छोटा टुकड़ा लीफ के एक जगह पे बांध दिया कि सनलाइट उस पर जाए ना, पेनिट्रेट ही ना करे उस पर। और जब ये बंद हो गया तो फिर आपने 2 और 3 डेज या 1 वीक में आपने चेक किया, फिर आयोडीन टेस्ट किया तो पता चला कि जहाँ पे आपका ये कागज था, जिस पार्ट में लीफ के, वहाँ पे क्लोरोफिल था ही नहीं। वहाँ पे मतलब आपका स्टार्च था ही नहीं, क्लोरोफिल था, स्टार्च बना ही नहीं।
नेक्स्ट, इसलिए ही हमारे सनलाइट भी क्या है इस प्रोसेस में इसेंशियल है। नेक्स्ट इज क्लोरोफिल। क्या करो, अपने घर के अगल बगल जाओ और कोई लीफ देखी होगी तुमने जो कलर्ड होती है, कहीं पे ग्रीन होगा, कहीं पे येलो होगा, कहीं पे कुछ होगा। उस प्लांट को क्या करो, उसकी सीधे लीफ तोड़ के लाओ और उसको फिर आयोडीन टेस्ट में डाल के देखो। जब तुम आयोडीन टेस्ट में डाल के देखोगे उसी लीफ को, तो ये क्या करेगा, जहाँ पे ये पैचेस में, जिस पैचेस में ग्रीन कलर नहीं था या क्लोरोफिल एब्सेंट था ना, वहाँ पे स्टार्च होगा ही नहीं, बाकी पूरे में आपका स्टार्च प्रेजेंट होगा। और लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग हमारा CO2। अब मैंने KOH क्यों लिखा होगा, KOH क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो CO2 को खा जाता है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, जैसे तुम कहीं भंडारे में गए, हाँ जितना आ रहा है तुम उतना ही लपेटे जा रहे हो, वैसे ही ये भी करता है कि जितनी CO2 है ये भी लपेटता रहता है। आपने फिर ये प्लांट लाए, इस प्लांट को अंदर रखा 1 वीक के लिए, जैसे आपने अंदर रखा इसका स्टार्च डिस्चार्ज हो गया ये, और फिर इसको बाहर लेके गए। तो इस बार क्या किया आपने, इस प्लांट को एक बीकर में रखा, यहाँ पे क्या किया, KOH का कटोरा रख दिया। अब क्या होगा, ये CO2 वहां अंदर रहने ही नहीं देगा। अब जब भाई CO2 ही नहीं है तो ये अपना खाना कैसे बनाएगा। फिर विद इन 1 वीक आपने चेक किया जब आयोडीन टेस्ट में, फिर वही रिजल्ट कि इस प्लांट के किसी भी पत्ते पे क्या था, स्टार्च ही नहीं था। तो यानी हमारे एसेंशियल कंपोनेंट क्या हो गए फोटोसिंथेसिस के, CO2 हटाया, कोई स्टार्च नहीं है, कोई फूड मॉलिक्यूल नहीं। H2 हटाओ, प्लांट मर जाएगा। क्लोरोफिल हटाओ, फिर वही, कोई स्टार्च नहीं बनेगा। सनलाइट हटाओ, कोई स्टार्च नहीं बनेगा। ये है आपकी पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। और आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ओके, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अभी तक हमने पढ़ा ऑटोट्रॉप्स, अब हम नेक्स्ट न्यूट्रिशन की तरफ भागते हैं जो है हेटरोट्रॉप्स। अच्छा, हेटरोट्रॉप्स का मतलब होता क्या है, पहले ये समझते हैं। हेटरोट्रॉप्स जनरली जो दूसरों से खाना ले, जैसे कि हम, चींटी या कोई भी एनिमल, इस पे बेसिकली एग्जांपल्स आएंगे एनिमल्स के। अब एनिमल्स ही क्यों, क्योंकि ये खुद से खाना नहीं बना सकते हैं। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन भी है, यूग्लिना, वो खुद से खाना बनाता है क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकता है। बट क्या हम कर सकते हैं, नहीं। इसलिए हम कौन सा न्यूट्रिशन लेते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अच्छा, ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है ये बेसिकली क्या काम करेगा, क्यों जरूरी है ये न्यूट्रिशन। हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, कि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा जिससे हम अपने बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ करेंगे, इसलिए हमारे न्यूट्रिशन जरूरी है। ऑटोट्रॉप्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना खाना बनाएंगे, वहां से एनर्जी लेंगे। तो फिर हम कहाँ से लेंगे, हम तो कर ही नहीं सकते हैं फोटोसिंथेसिस, तो हम क्या करेंगे, प्लांट्स को खाएंगे या क्या करेंगे, दूसरे एनिमल्स को खाएंगे। ठीक है, या तो हम अपना फूड प्लांट से लेंगे या तो एनिमल से लेंगे, जिसको हम बोलते हैं हर्बीवोरस। जो प्लांट से खाएंगे, एनिमल से खाएंगे कार्निवोरस। और जो दोनों से खाना लेंगे उसको बोलेंगे ओमनिवोरस। यहां तक क्लियर रहा, ठीक है। इसके बाद चलेंगे हम अपना खाना लेते कैसे हैं, हाउ वी ऑब्टेन आवर फूड। तो कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स को देखेंगे कि किस तरीके से हम अपना खाना लेते हैं। हम इस टॉपिक पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे क्योंकि ये टॉपिक पेपर में बहुत कम पूछा जाता है।
हो सकता है तुम्हारे एमसीक्यूज में पूछा जाए, लॉन्ग क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में भी थोड़ा बहुत पूछा जाएगा इसके बारे में, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलते हैं हम कि हाउ वी ऑब्टेन आवर फूड। पहला प्रोसेस है इसमें इंजेक्शन। अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा क्या करता है, हमारा स्यूडोपोडा फॉर्मेशन करता है। क्या करेगा, स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन करेगा फूड को इनगल्फ करने के लिए, खाने के लिए। जैसे हम क्या करते हैं, अपना माउथ खोलते हैं, तो ये हमारी प्रोसेस है इंजेक्शन की। खाना ऐसे ही तो खाते हैं, हाथ से लेके मुंह में ले जाते हैं जब, ठीक है, तो ये प्रोसेस है इंजेक्शन की। नेक्स्ट प्रोसेस आती है डाइजेशन की। डाइजेशन एक लॉन्ग प्रोसेस है जो एग्जाम में कभी कभी पूछी जाती है, ये नहीं कह रहा हूं हमेशा पूछी जाती, कभी कभी पूछी जाती है। इसमें सेवरल स्टेप्स आते हैं। और हो सकता है आपका क्वेश्चन कहां से बने कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या है, तो हम उस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को लिखेंगे यहां पे। पर अभी रुक जाओ, नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ते हैं। थर्ड इज एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन। व्हाट डू यू मीन बाय एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन? आपने खाना खाया, खाने को पचाया, अब उसको एब्जॉर्ब करोगे, उसके न्यूट्रिएंट्स लोगे आप, ठीक है। थर्ड प्रोसेस आई हमारी एसिमिलेशन, उसको एब्जॉर्ब करेंगे। और चौथी जो लास्ट प्रोसेस होती है इसमें, ये होती है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या करोगे, जो आपकी बॉडी को नीड नहीं है वो न्यूट्रिएंट्स आप बाहर डाल दोगे, ठीक है। अब चलते हैं हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तरफ। क्या है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कहां से स्टार्ट होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या है हमारा, ये चारों प्रोसेस है ना इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पूरी हो जाती हैं। चलते हैं और समझते हैं इसको। सबसे पहले आता है हमारा इसमें माउथ। खाना कहां से खाते हो, माउथ से। नेक्स्ट इसके बाद जो आता है आपका, खाना खाने के बाद कहां जाएगा, एसोफेगस। इसोफेगस क्या है, एक पाइप है जहां से बकल कैविटी से अंदर खाना जाएगा आपका। इसके नेक्स्ट क्या आता है आपका, इसके नेक्स्ट आता है स्टोमच। अच्छा, अब स्टोमच क्या काम करता है, यहां पे हमारा एसिडिक मीडियम हो जाता है। ये एसिडिक मीडियम क्या करता है, जो भी जर्म्स हैं उनको किल करता है, जो बैक्टीरिया है उनको किल करता है। एंड इसके आगे अब खाना जाता है हमारा इंटेस्टाइन में। अच्छा, हमने कहा इंटेस्टाइन में, पर इंटरेस्टिंग थिंग ये है हमारी बॉडी में दो इंटेस्टाइन है। एक है स्मॉल इंटेस्टाइन, नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। सोचो इसमें से बड़ा कौन होगा, स्मॉल होगा कि लार्ज होगा? लार्ज यानी बड़ा नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बॉडी में बड़ी होती है 7 मीटर के अप्रॉक्स, वेयर लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये 3 मीटर के अप्रॉक्स होती है हमारी बॉडी में। अच्छा, इसमें से मेजर काम कौन कर रहा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की लार्ज इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन जो है जितना भी हमारा खाना है इसको डाइजेस्ट करने में मदद करती है, ठीक है। चाहे हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट्स हैं,
विटामिन को एब्जॉर्ब करने का काम भी स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर आप एनसीईआरटी देखोगे, वहां पे एक चीज लिखी होगी विलाई या माइक्रोविलाई। What do you mean by villi and microvilli? विलाई या माइक्रोविलाई जो है आपके, ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। कुछ ऐसे प्रोजेक्शन हमारे इंटेस्टाइन में, ये क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स रहती हैं। जो खाना हम खाते हैं वो डाइजेस्ट हुआ, इस इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ, वो डाइजेस्टेड फूड क्या करता है, यहाँ से माइक्रोविलाई के थ्रू हमारी ब्लड वेसल्स में जाता है, और ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, फिर इस खाने को पूरी बॉडी में लेके जाती हैं। देखो कि नाम है उसका स्मॉल इंटेस्टाइन, पर काम कितना बड़ा है। इसको बोलते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो आता है हमारा पार्ट, वो है एनस। जहां से हमारा अनडाइजेस्टेड फूड आउट हो जाता है बॉडी के। तो अब एक बार चलते हैं स्टार्टिंग से, क्या क्या है समझो इसको, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या हुआ, जहां से हमारा फूड क्या होगा, डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब या एसिमुलेट और एक्सक्रीट आउट। तो मैंने इसमें पहली प्रोसेस क्यों नहीं बोली इंजेक्शन, भाई पहली प्रोसेस हम खुद कर रहे हैं, ये वॉलेंट्री प्रोसेस है, जबकि ये तीनों क्या है, इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। लास्ट वाले को कह सकते हैं हम वॉलेंट्री है, लास्ट वाले को कह सकते हैं हम वॉलेंट्री है, बट मेजर ये इनवॉलेंट्री एक्शन से हो रही है। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे चलें तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम खाने का इंजेक्शन करेंगे माउथ के थ्रू। ठीक है, उसके बाद वो खाना कहाँ जाएगा, हमारे एसोफेगस में जाएगा। एसोफेगस में जाने के बाद वो खाना हमारा स्टोमच में जाता है और 2 to 3 आवर्स के लिए वहाँ स्टोर रहता है। वहाँ उसमें एसिड्स काम करते हैं, एक एसिड है बहुत फेमस HCl, वो वहाँ काम करता है। वहाँ क्या करता है, एंजाइम्स को मारता है, जो भी वहाँ जम्स गए उनको मारेगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारा खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी, जितना भी खाना है उसको डाइजेस्ट करेगी, चाहे वो प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं। और इसमें जो माइक्रोविलाई प्रोजेक्शन है, ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू उसको एब्जॉर्ब करेगा, जो एसिमुलेशन की प्रोसेस है वो होगी, एंड वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। फोर्थ पॉइंट इज द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम करेगी, जो वाटर है, सॉल्ट्स है, इसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगी। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो कहाँ मूव ऑन हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। एट द एंड लार्ज इंटेस्टाइन भी जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी, तो लास्ट में वो कहाँ जाएगा, एनस के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, जो लास्ट प्रोसेस है एक्सक्रीशन। नेक्स्ट जो न्यूट्रिशन आता है हमारे पास, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। व्हाट डू यू मीन बाय पैरासाइटिक, जो किसी डेड और डिकेइंग मैटर पे हो। क्या ये बस डेड एंड डिकेइंग में होगा, नहीं, ये हो सकता है हमारे अंदर भी हो। तो पैरासाइटिक एडेप्टेशन हुआ क्या, कि जब आप दूसरे पे पूरी तरह डिपेंड हो और आप क्या कर रहे हो, होस्ट को हार्म पहुंचा रहे हो, यानी होस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैरासाइटिक एडेप्टेशन में होता क्या है, कि आप होस्ट को हार्म पहुंचाते हो। ठीक, कुछ एग्जांपल सोचो इसके। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं,
आपने कॉस्कुटा का नाम सुना होगा, जिसको अमरबेल भी बोलते हैं। कभी सुना है कि स्कूलों में दवाई मिलती है जो क्या कहती है कि आपके पेट के कीड़े मर जाएंगे? तो वो जो कीड़े हैं वो क्या है, पैरासाइट है जो हमारी बॉडी को हार्म कर रहे हैं। हो सकता है वो एस्कैरिस हो, कई टाइप के होते हैं और हमें इसमें ज्यादा डीप जाना ही नहीं। क्यों नहीं जाना है भाई ज्यादा डीप? तुम्हारे पेपर में पूछेगा ही नहीं, क्या करेंगे हम उसको पढ़ के? अभी हमारे पास टाइम कितना है? लिमिटेड। इस लिमिटेड टाइम के लिए इतना बहुत है। अब आता है एग्जाम पॉइंट पे। एग्जाम पॉइंट पे क्या पूछ सकता है? अच्छा, अब आते हैं एग्जाम पॉइंट पे। एग्जाम पॉइंट पे क्या दो टॉपिक मेन है? पहला है न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन है क्या, किस तरीके से आप न्यूट्रिशन को लेते हो, इसके टाइप्स बता देना। इससे बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं बनेगा न्यूट्रिशन पे। ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक और पैरासाइटिक। स्पेशल बोल रहा हूँ, जो हमने कार्बन फोटोसिंथेसिस में जो एक्सपेरिमेंट लिखे थे 3 या 4, वो मत करना, वो नहीं आएंगे पेपर में। समझना है समझ लो, लिखना है लिख लेना, पर पेपर में नहीं आएंगे। नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से हर एक जगह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे एमसीक्यूज में आए चाहे स्मॉल आंसर में आए। हो सकता है वो आपसे ये पूछे कि कौन सा एंजाइम कहाँ सिक्रीट होता है, या फूड डाइजेस्ट कहाँ पे होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम और न्यूट्रिशन, ये दो टॉपिक पढ़ के जाना है। इस टॉपिक से ये पूरा आपका क्लियर होगा, इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।